आयरन मैन 2 मूवी आयरन मैन पार्ट 1 के एंड से ही शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क सबको बता देता है कि वही असली आयरन मैन है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टोनी ही आयरन मैन है और खुद ही ये सब रिवील कर देगा। टोनी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टीवी पर जारी थी। यहाँ हम रशिया में बैठे एंटोनी वेंको को देखते हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है। ये ओल्ड मैन टोनी के फादर के पार्टनर थे और वो आर्ट रिएक्टर उन्होंने टोनी के फादर के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन बाद में एंटोनी वेंको लालच में आ गया और किसी और को ये बेचने की कोशिश की, तो टोनी के फादर ने उसे निकलवा दिया, तो वो साइबेरिया में चला गया और वहीं शराब पीकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब वो बीमार था और बूढ़ा भी, वह ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। वो अपने बेटे को बुलाता है। उसका बेटा इवान उसके पास आता है, लेकिन एंटोनी मर जाता है। इवान, जो कि खुद भी साइंटिस्ट था और क्रिमिनल भी, वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार स्टार्क फैमिली को ही समझता है और उनसे बदला लेने का सोचता है। टोनी स्टार्क के पास रिएक्टर था, इसलिए इवान भी अपने डैड के रिएक्टर के काम को देखकर उसे असली आर्ट रिएक्टर बना लेता है। वो अपने लिए एक इलेक्ट्रिक पावरफुल सूट भी तैयार करता है, ताकि टोनी से मुकाबले में वो उसे जाते ही हरा दे और अपने डैड की मौत और जलावतनी का बदला ले सके। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टोनी स्टार्क आयरन मैन के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। सब उसे सुपर हीरो मानने लगते हैं, लेकिन टोनी को पता चलता है ये सुपर हीरोगिरी उसे काफ़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि उसके आर्क रिएक्टर में जो प्लैटिनियम कवर है, जो उसे ज़िंदगी और उसके सूट को पावर दे रही है, वो उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता पॉइजनस कर रही है, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा है। लेकिन उसके पास उसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। गवर्नमेंट भी आयरन मैन के सूट को देखकर लालच में आ गई थी। वो चाहते थे कि टोनी उनके लिए भी एक ऐसा सूट बनाए ताकि आर्मी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। वो चाहते थे कि इस टेक्नोलॉजी पर जस्ट गवर्नमेंट का राइट हो और उन्हीं के कंट्रोल में, लेकिन टोनी इनकार कर देता है। टोनी ने वेपन बनाना बंद कर दिए थे, तो गवर्नमेंट ने एक और वेपन मेकर जस्टिन हैमर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। साथ में उसे आयरन मैन जैसे सूट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन वो जो रोबोटिक सूट बनाता है वो किसी काम के नहीं थे, बल्कि इंसानों के लिए खतरा थे। इसलिए उसका बहुत मजाक बनता है और उसे शर्मिंदगी भी होती है। इस तरह उससे आयरन मैन जैसे सूट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी गवर्नमेंट वापस ले लेती है। इवान भी जल्दी टोनी स्टार्क से मिलना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे मास्को से निकलना होगा, जिसके लिए वो नकली पासपोर्ट बनवाता है। और टोनी का प्लैटिनियम कवर भी उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। टोनी को अब इस पर काम करना था ताकि वो उसे जिंदा रखे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मारता न जाए। उसे डर था कि अगर वो मर गया तो उसकी कंपनी को कौन संभालेगा, तो अपनी सेक्रेटरी पेपर पोर्ट्स को कंपनी के मालिक बना देता है। कागजी कार्रवाई के लिए नताशा आती है। इसके बाद टोनी एक कार रेस में हिस्सा लेने जाता है। रेस के दौरान इवान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी ताकत दिखाने लगता है। वो टोनी की कार के 2 टुकड़े कर देता है। इसी दौरान टोनी की हेल्प के लिए उसका गार्ड उसका आयरन मैन सूट वाला सूटकेस ले आता है। वो अपना न्यू सूट 5 पहनकर इवान का मुकाबला करने लगता है, लेकिन इवान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का हंटर था। इस वजह से उस पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि टोनी हार जाएगा और इवान उसे मार देगा, लेकिन आयरन मैन तो आयरन मैन है। वो इवान को हरा देता है और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। टोनी इवान को पुलिस के पास जाकर मिलता है और कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर तुम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को दुगना करो और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो तो फिर तुम मुझे हरा सकते थे। तुम इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट को बेचकर अमीर क्यों नहीं हो जाते। इसके बाद टोनी वापस आ जाता है, तो पीछे से उस जगह इवान जैसा दिखने वाला आदमी आता है। उसका लिबास भी सेम इवान जैसा था। वो उसे एक बम अंदर पहुंचाता है। यहाँ कोई है जो इवान की हेल्प कर रहा है। अब वहाँ धमाका होता है और नकली इवान मारा जाता है। असली इवान जस्टिन के साथ बच जाता है। जस्टिन आयरन मैन का एक तरह का दुश्मन ही है। वो आयरन मैन जैसा सूट नहीं बना पाया था, इसलिए जब इवान वेंको का उसे पता चला तो उसे बचा लिया, ताकि उसकी मदद से वो आयरन मैन जैसा सूट बनाकर गवर्नमेंट से टेंडर ले और पैसा बनाए। आयरन मैन का प्लैटिनियम कवर उसे आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था, इसलिए उसे बार बार चेंज करना पड़ता था। टोनी उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है, तो वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगता है, इसलिए घर में एक पार्टी रख लेता है। वहाँ जेम्स रॉड्स आता है। वो टोनी को बताता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि तुम आर्मी को रिप्रेजेंट करो, लेकिन आयरन मैन पार्टी में था तो वो उसकी बात नहीं सुनता।
रोड्स उसके सूट में से एक सूट मार्क II पहनकर उसे फाइट करने लगता है। दोनों की इस फाइट में वहाँ धमाका भी होता है, लेकिन टोनी को कोई होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्योंकि वह नशे में था। रोड्स मार्क II सूट में US आर्मी में आ जाता है। अगली सुबह टोनी डोनट खाने बाहर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात निक फ्यूरी से होती है। निक फ्यूरी से बताता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे साइंटिस्ट थे, वो शील्ड के लिए ही काम करते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाएं जिसकी मदद से दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का तोहफा मिल सके, लेकिन तुम सीरियस नहीं हो। टोनी कहता है कि मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीऊँगा, मुझ तक कोई नहीं पहुँच सकता। तो निक बताता है कि नताशा भी शील्ड के लिए काम करती है और ये तुम पर हर वक्त नज़र रखे हुए थी। निक उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी रखा है। वो उसके साथ जाता है तो निक उसे एक बॉक्स दिखाता है। टोनी इस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बुक्स, रील्स और डॉक्यूमेंट्स होती हैं। वो एक वीडियो को प्ले करता है तो उसके फादर हार्वर्ड स्टार्क उसे एक सिटी के प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। टोनी को पता चलता है कि ये आर्किटेक्चर का एक नक्शा है। वो कंप्यूटर की मदद से उसे एक होलोग्राफिक मोड में लाता है तो उसे सब कुछ नज़र आने लगता है। अब टोनी स्टार्क जानता है कि उसके डैड ने पावरफुल आर्किटेक्चर पहले ही इन्वेंट कर लिया है। टोनी अब इस पर काम करता है और वाइब्रेनियम बनाता है, जिससे आर्किटेक्चर इतना पावरफुल हो जाता है कि एक साथ 50 फूड्स को भी पावर दे सकता था। टोनी नया आयरन मैन सूट मार्क VI बनाता है, जो कि पहले 5 सूट से भी ज़्यादा पावरफुल था। इसी तरह उसे इवान की कॉल आती है जो उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि गेमर के साथ मिलकर मैंने आयरन मैन की तरह की सूट्स की आर्मी बनाई है, तुम उनसे फाइट करो तो तुम्हें मानूंगा। गेमर इंडस्ट्री का मालिक एक एग्जीबिशन में लोगों को बताता है कि हमने आयरन रोबोटिक आर्मी बनाई है जो जंगों में इंसानों को रिप्लेस कर देगी। ये इंसानों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और हमारे आर्डर भी मानेगी। उन्हें कंट्रोल करना हमारे लिए आसान होगा। यहाँ वो बताता है कि उसने मैरीन, नेवी और एयरफोर्स हर तरह की रोबोटिक आर्मी बनाई है। इस सब आर्मी को आयरन मैन मार्क II का वो सूट लीड कर रहा है जो कि रोड्स आयरन मैन की बेसमेंट से लाया था। गेमर ने उसे बहुत एडवांस कर दिया था, वो पावरफुल बन चुका था। उसे वो वार मशीन बुलाते हैं, लेकिन टोनी जानता था कि गेमर और गवर्नमेंट ने इवान को यूज़ करके ये रोबोटिक आर्मी नहीं बनाई, बल्कि गेमर गवर्नमेंट है जिसे इवान ने अपने बदले के लिए यूज़ किया। ये सब आर्मी अब इवान कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट नहीं। टोनी गेमर के पास जाता है और उसे सारी बात समझाता है कि इवान कैसे शहर पर अटैक करने वाला है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते। इसी दौरान इवान अपना काम करना शुरू कर देता है और वार मशीन का कंट्रोल उनसे छीनकर इवान अपने कंट्रोल में कर लेता है। टोनी सबको कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और गेमर को बाकी आर्मी को डीएक्टिवेट करने का बोलता है, लेकिन वो सब अब इवान के कंट्रोल में थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। टोनी खाली मैदान में जाता है जहाँ सारी आयरन मैन आर्मी भी आ जाती है। अब यहाँ जंग होने वाली थी। यहाँ नताशा उनकी हेल्प के लिए आती है और इवान जिस जगह से आर्मी को कंट्रोल कर रहा था वो वार मशीन का कंट्रोल वापस रोड्स को दे देती है ताकि वो बाकी रोबोट्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तो अब टोनी और रोड्स को इस आयरन आर्मी से फाइट करनी थी, तो वो रेडी थे। फाइट शुरू होती है तो दोनों रोबोट्स का मशीनी कीमा करना शुरू कर देते हैं। फाइट बहुत घुमसान की होती है, लेकिन जीतना तो आयरन मैन रोड्स का ही था, वरना मार्वल सीरीज़ की नेक्स्ट मूवीज़ कहाँ से आती। और जब रोबोटिक आर्मी खत्म हो जाती है तो इवान खुद सामने आता है। उसने एक पावरफुल सूट बनाया था, जैसे कि उसे टोनी ने सजेशन दी थी कि रोटेशन को दुगना कर दो। तब उसका सूट इतना पावरफुल था कि किसी भी आयरन मैन सूट का मुकाबला कर सके। दोनों की फाइट शुरू होती है, लेकिन इवान आयरन मैन के काबू में नहीं आ रहा था। इवान टोनी के सभी पावर्स को जानता था, इसलिए उसने सबका तोड़ करके रखा था। अब आयरन मैन को याद आता है कि उसने और रोड्स ने रिपल्सर बीम से एक बड़ा धमाका किया था। अब रोड्स और टोनी अपना रिपल्सर बीम ऑन करते हैं, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वेपलेश मारा जाता है। फिर निक फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि इवेंजर इनिशिएटिव में आयरन मैन सूट को तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन टोनी को नहीं। अगर टोनी को इवेंजर इनिशिएटिव में रहना है तो कंसल्टेंट के तौर पर रहना होगा। टोनी मान जाता है और कहता है कि आपको एक काम करना होगा, सेंटर को आपको कुछ करने का बोलना होगा। अब हम देखते हैं कि सेनेटर एक तकरीब में टोनी और रोड्स को तमगा देता है कि आप दोनों ने बहादुरी दिखाते हुए कैलिफोर्निया और उस शहर को मुसीबत से बचाया है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में मेक्सिको का एक इलाका देखते हैं जहाँ थोर का हथौड़ा आकर गिरता है और शील्ड को इसकी खबर हो जाती है, यानी कि अब नेक्स्ट मूवी थोर आने वाली है।